सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। टीम है, उसमें में से एक दो लोग हमारे अब दोस्त हो गए, क्योंकि हमारी रचनाएं छपती ही हैं। तो वो चैनल वैनल भी देखते थे। अच्छा। तो उन्हीं में से कोई हमसे कभी कहीं कहा था कि जो है राइटर्स की कुंडलियाँ आप लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक। तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं। तो हमने ये ढूंढ के निकाली फिर। हाँ, तो ये मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के, भारत देश के सबसे उच्च श्रेणी के लेखक माने गए, जिन्होंने कहानी लिखी है, तीन उपन्यास लिखे हैं, 300 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, और 12 से ज्यादा उपन्यास हैं। और ये पहले उर्दू में लिखा करते थे। मैंने इनकी जीवनी पढ़ी। ये मेन तो उर्दू के ही रहे। इनकी जीवनी तो पढ़ाई जाती थी वहाँ प्राइमरी स्कूल में, यूपी बोर्ड में 10th और 12th में इनकी जीवनी और कहानियाँ तो हमने भी पढ़ी है। अच्छा। तो कहानियाँ भी इनकी मैंने पढ़ी, उपन्यास भी इनके पढ़े हैं एक दो। ये बढ़िया। हाँ, अब चलो। तो मुंशी प्रेमचंद जी की ये जन्म कुंडली कर्क लग्न है। चंद्रमा कहाँ है? अच्छा, वृषभ राशि है। ठीक है, कर्क लग्न है और वृषभ राशि है। ठीक। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा स्थिर में है, अष्टमेश का शनि चर में है, मध्य हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्य हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है ना, मध्य हो गई। तीनों तरह से मध्य का कालखंड है। हाँ, तो ये 56 साल तक के अंदर है। 56 साल। हाँ, तो ठीक है, आयु का कालखंड से आयु में डेथ हुई थी इनकी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश इनका लाभ भाव में एकादश घर में गया, 11वें घर में उच्च का चंद्रमा, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा क्योंकि 11वें घर में गया। पंचमेश का मंगल इनका धन भाव में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। ठीक है। और मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है, चंद्रमा यहाँ उच्च का बैठा ही है लग्नेश। भाग्येश गुरु केवल इनका यहाँ पे भाग्य भाव में बैठा है, स्वग्रही। पहला तो एक ये पॉइंट हो गया कि भाग्य प्रबल है जन्म कुंडली का। ठीक। दशमेश मंगल को देखो और पंचमेश को, वो धन भाव में चला गया, उच्चाभिलाषी, वहाँ कोई राज नहीं देगा। शनि कर्क लग्न है, तो इसमें अकारक ग्रह है, सप्तमेश अष्टमेश है, ये यहाँ नीच का पड़ा हुआ है दशम घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, लग्न में देखो तो शुक्र सूर्य और बुध बैठे। तो यहाँ कर्क लग्न में सूर्य इनकी जन्म कुंडली का धन भाव का मालिक है, सेकंड हाउस का। बुध इनका तीसरे और 12वें घर का मालिक है, तीसरे घर का फल करेगा। ठीक। कर्क लग्न है तो शुक्र चतुर्थेश है, लग्न में आया है ना, चतुर्थेश एकादशेश है, तो ये लग्न में आया। तो अगर यहाँ पर देखो तो एक सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो भाग्य से प्रबल है। ठीक है, भाग्य भाव में बैठा मीन राशि में है ना गुरु। और चतुर्थेश इनका लग्न में आ गया शुक्र है, तो ये नीचा अभिलाषी है ना, राजयोग देगा। तो ये है तो नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, लेकिन फिर भी ये राजयोग तो अपना देगा ही। दूसरी चीज है, लग्न में ही एक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। वैसे तो अगर इसको ध्यान से देखो तो बुधादित्य का योग द्वितीय और तृतीय से बन रहा है, इसलिए ये कोई बहुत हम इसको मानते नहीं। केंद्र त्रिकोण से बुधादित्य का योग बने तो वो ज्यादा सार्थक होता है। तो दो चीजें इनकी मजबूत हैं प्रेमचंद जी की, कि भाग्येश भाग्य भाव में गुरु मीन राशि में सुग्रही बैठा है, और चतुर्थेश का इनका शुक्र लग्न में आ गया, भले ही नीचा अभिलाषी हो लेकिन ये राजयोग दे रहा है।
ठीक। तो ये 2 ही राजयोग हैं। अच्छा, लग्नेश इनका चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, यानी कि ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। ठीक है। और अगर हम गलत नहीं हैं तो ये बहुत ही छोटी उम्र से ही कहानियां लिखनी उन्होंने शुरू की होंगी। वो कागज वगैरह पे लिख लिख के वो जो इधर उधर अपना करते रहते थे। ये जन्म कुंडली बता रही है। ठीक है। और चूंकि बुध लेखन का मालिक होता है, इनकी लग्न में ही बैठा है, तो सीधी सी बात है कि उधर की ओर उनका रुझान भी था और उसी दिशा में इनको ले भी गए। द्वितीय सूर्य है, वाणी का कारक है, वो लग्न में आ गया। शुक्र है ललित कला का, और चौथा समाज का पूरा, चौथा घर होता है समाज का। तो समाज का, इष्ट मित्रों का, जो इन्होंने देखा वो अपने लेखन में उतारा, कहानियों के रूप में, उपन्यास के रूप में। तो इनके बारे में हम आपको एक मजेदार बात बताएं जो 99% इस पूरे देश की पब्लिक को पता ही नहीं होगी। इनका असली नाम जानते हैं क्या था? असली नाम का दूसरा है। इनका मुंशी प्रेमचंद नहीं नाम है। प्रेमचंद तो इनका पेन नेम है, जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। अच्छा, हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो इनका असली नाम बताया गया धनपत राय। धनपत राय भी पूरा नाम नहीं है इनका। अच्छा। इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। हाँ, तो इनके जो है वो जीवनी में ये तो लिखा है कि कायस्थ थे। इनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। और हम आपको एक बढ़िया चीज बताते हैं, ये इनका जो एक्टिव करियर रहा है वो 40वें साल से शुरू हुआ है। 16 साल का मात्र एक्टिव करियर है, जिसमें 1907 में 5 शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन को छपवाने के लिए इनकी खीसें बिगड़ गई थी। एक पब्लिकेशन से दूसरे पब्लिकेशन दौड़ते रहते थे, और ज्यादातर लोगों को मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये गलतफहमी है कि ये चुपचाप बैठ के सिर्फ लिखते थे और हमेशा मेहनत नहीं करते थे। बहुत मेहनती राइटर थे। अपनी रचनाओं को छपवाने के लिए इन्होंने इतनी जद्दोजहद की है। इनकी पहली जो शॉर्ट स्टोरी की जो किताब छपी थी ना, उसका नाम था सोजे वतन। मतलब उसके लिए इनको छींके आ गई थी छपवाने के लिए। तो ये तो होता है। और ये पहले राइटर थे इंडिया के जिसको मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर का पायनियर कहा जाता है। और सोशल फिक्शन इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था। पायनियर तो थे, है ना। कास्ट के बारे में और वुमन की हर चीज के बारे में, हिरार्कीज, पूरे गांव का चरित्र चित्रण का, और सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनका अपनी कहानियों में वर्णन करना, उपन्यासों में। तो ये चीज तो है। और ये जैसे बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मुंशी प्रेमचंद गरीब आदमी, ऐसा नहीं था। मुंशी प्रेमचंद के पिताजी का नाम था अजायब लाल, और वो क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में। तो आज अगर पोस्ट ऑफिस में कोई क्लर्क है तो उसकी 30-40 हजार रुपए सैलरी है। तो उस समय भी उस हिसाब से रही होगी ठीक ठाक। तो ये इसमें गरीबी नहीं दिखती है। गरीब आई नहीं होती तो मैं बताता। और आपको एक चीज और बताएं, प्रेमचंद नाम से पहले, अब इसमें एक ट्विस्ट है कुछ जो हमको समझना था कुंडली में। प्रेमचंद नाम से पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय, और नहीं चलती थी कविताएं। फिर इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया, कविताएं हिट होने लग गई। अब वो किसी ज्योतिषी का इन्होंने सहारा लिया कभी, या क्या बात हुई? वो अपने स्वतः मालूम हो जाता, पता नहीं चला। नवाब राय के चाचा, दरअसल नवाब राय गया वृश्चिक राशि में, मंगल है ना। और मंगल को ध्यान से देखो तो यहाँ है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन अपन नीच राशि कर्क से एक ही राशि आगे बैठा, सेकंड हाउस में, वाणी के कारक में। तो सीधी सी बात है, मंगल वहां पर कुछ काम नहीं करेगा। बुध कैसे काम कर रहा है इनका, है ना। जो धन क्या रखा है इन्होंने बाद में, प्रेमचंद ना, बात का नाम प्रेमचंद। नवाब तो वो वृश्चिक राशि में चला गया। अच्छा। तो मंगल काम नहीं करेगा। अब जब इन्होंने रखा प्रेमचंद, तो प्रेम आया कन्या राशि में। अब कन्या राशि ये तीसरे घर का काम करेगी। वो लग्न में ही बैठा है कन्या राशि का मालिक है बुध, और ये बुध ये चतुर्थे शुक्र के साथ बैठा है ना। तो सीधी सी बात है कि ये एक तरह के एक राजयोग कारक ग्रह के साथ लग्न में ही बैठा है बुध। तो इनका वो प्रेमचंद नाम। ये आप देखें कि ये सिलसिला हमेशा चलता है। जब भी कोई आदमी किसी काम को करता है और
मतलब टैलेंटेड आदमी करता है और वो सफल नहीं होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके कुछ ना कुछ चाहरत्न का परिवर्तन करता है ना। हाँ, नाम चेंज कर लेते हैं लोग। तो हमको ये ऐसा लगता है क्योंकि स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं ना, बहुत सारे इरफान खान किए, हॉलीवुड के तमाम लोग किए, तो हो सकता है ये भी किए हो ना। नवाब राय से प्रेमचंद किए और सब हिट होने लगे। लेकिन अब वो ये पता नहीं है, क्योंकि इनकी कहीं जीवनी में ये चीज मिलती नहीं है। जीवनी में तो उतने दिखाएंगे ना जितना जरूरी होगा। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा, इसमें एक चीज देखिए कि जीवन के उस पहलू के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, विवाह वाला। इनकी 2 शादियां हुई। तो विवाह सीधी सी बात है कि इनका सप्तमेश जो है यहाँ शनि यहाँ बैठा है 10वें घर में, नीच का है ना, यही चीज नीच का बैठा है। और इस शनि को ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि आ गई शनि पर। तो सीधी सी बात है कि इसमें विवाह बाधा योग, 2 विवाह का योग, तो ये जन्म कुंडली वैसे ही दिखाती है ना, नॉर्मल स्वभाव में। तो इनकी जो पहली बीवी थी वो उन्होंने कई बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था, और उसका रीजन पता है क्या था? ये आदमी दिन भर लिखता ही रहता था, ये अपने उसी में पड़े हुए थे इंटरनली। तो उनका ये कहना था कि ये ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। तो उसके बाद फिर इन्होंने उनको छोड़ा, वो अपने मायके निकल गई थी। तो ये सब लोगों को मालूम नहीं होगा कहानियाँ। और फिर इन्होंने एक ऐसी स्त्री से शादी की थी जिनके हस्बैंड मर गए, क्या बोलते हैं, विधवा से शादी की। वो शादी जो है वो चली थी लंबी। तो ये देखा जाए तो 2 चीजें इनकी मजबूत हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। एक तो भाग्येश गुरु मीन राशि में भाग्य भाव में बैठा है, और चतुर्थेश यहाँ लग्न में बैठा है, एक राजयोग दे रहा शुक्र है, तो नीचा बिला से लेकिन ये राजयोग बढ़िया दे रहा। तो बस इसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली, और इसी की वजह से, इसी की वजह से इतने बड़े साहित्यकार। एक इस कुंडली पर एक कैलकुलेशन बताइए जरा हमको, कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर वगैरह वो बहुत ही मतलब वो फेमस तो वो भी थे, प्रेमचंद भी फेमस थे, लेकिन वो पैसे वाले बहुत हो गए थे वो लोग। ये पैसे वाले क्यों नहीं हो पाए उतने? मतलब ये अपने जमाने के करोड़पति क्यों नहीं हो पाए? या उस जमाने में मान लीजिए लखपति होते थे, तो ये लखपति क्यों नहीं हो पाए? अब लखपति अगर कायदे से देखो तो ये यहाँ मंगल बैठा है, नहीं, नीच राशि से एक राशि आ गई है, तो 10वें से 5वें से राहु की 9वीं दृष्टि इस मंगल पे आ गई। ठीक, तो सारा अगर हम माने कि इस धन भाव को नष्ट किया तो इस राहु ने नष्ट कर दिया। अच्छा, राहु मंगल का जहाँ जिस भाव पे कॉम्बिनेशन होगा, अगर धन भाव पे होगा तो कुटुंब में हानि होगी, अकाल मृत्यु होती है ऐसे लोगों के कुटुंब में, परिवारों में। अच्छा, ठीक, धन बिल्कुल नहीं रुकता नहीं है, हाँ, सामान्य सा धन होगा, कोई बड़ी धन की स्थिति नहीं हो सकती। पंचम में होगा, संतानों को मारेगा राहु मंगल कॉम्बिनेशन, कई संतानें नष्ट हो जाएंगी। सप्तम में होगा, 2 विवाह कराएगा। ठीक, भाग्य भाव में होगा तो भाग्य को पूरा करेगा। अच्छा, इनके बारे में ये चीज तो कहीं है नहीं किसी लिटरेचर में कि ये किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, क्योंकि जैसे ये 56 साल की उम्र में डेथ हो गई, तो 56 साल की उम्र में डेथ तभी होगी जब आदमी या तो अकस्मात बीमार हुआ होगा या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होगा, पता नहीं चला होगा लोगों को। अब रोग इसमें ढूंढ लो। छठा घर होता रोग ऋण शत्रु का, ठीक है ना। रोग के घर में राहु बैठा, राहु गुरु के घर में बैठा, ठीक है। गुरु इस शरीर में चर्बी का कारक है, फैट का, वहाँ राहु बैठा ऑलरेडी है। और इसका जो खष्ठेश है वो 9वें घर में है गुरु, इस पे मंगल की आ गई नीचा विलासी दृष्टि, ठीक है। मकर इसकी उच्च राशि है मंगल की, उससे 2 राशि आगे इसकी दृष्टि चली गई है ना। और मंगल की कर्क नीच राशि है, ठीक, तो 4 राशि पीछे मंगल की दृष्टि आ गई। तो ये देखो कि कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कहाँ से हुआ, कि ये राहु बैठा यहाँ गुरु के घर में, चर्बी के घर में, है ना। क्या बताता है कि आदमी बहुत दुबला पतला होगा, हाँ, शरीर से, ठीक। अच्छा, चर्बी नहीं होगी शरीर में,
और इस राहु की यहाँ गुरु पे दृष्टि, राहु की देखो तो मंगल पे दृष्टि आ गई धन भाव पे, हाँ, मंगल की आ गई यहाँ रोग के मालिक गुरु के ऊपर दृष्टि। तो कुल मिला करके कोई बड़ा रोग तो नहीं रहा, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ रहा ही होगा। हाँ, डेथ तो एक तरह से सामान्य ही हुई, कोई बड़ी चीज नहीं हमें इसमें दिखती है कि कोई बड़ी चीज दिखती हो। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे ये कुंडली है मुंशी प्रेमचंद की, आज हम लोग जानते हैं कि इंडिया के बहुत बड़े राइटर थे ये, लेकिन बस हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये इंडिया के बहुत बड़े राइटर थे, इनका जीवन अभाव में बीता, ये भी हम लोग जानते हैं। क्या इस कुंडली के ऊपर राइटिंग के काम को छोड़कर अगर मुंशी प्रेमचंद कुछ और काम करते तो उनका जीवन पर्सनली अभाव में न बीतता? ये सवाल है हमारा। ऐसा इसमें कोई काम ये कर सकते थे, हैं? देखिए, राइटिंग वो किए, उस पर तो ये तो चर्चा का विषय हो जाएगा कि प्रारब्ध था कि क्या था। देखो, कारण जानते हो क्या है? गुरु ज्ञान का कारक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको प्रारब्ध से ज्ञान ही मिला। ठीक बात। ज्ञान को हाँ, इन्होंने विस्तार देना, मौलवी से उर्दू फारसी वही सब सीखा था। हाँ, नॉलेज। गुरु का मतलब है, ठीक है। तो इनका भाग्य भाव में गुरु स्वग्रही बैठा है, इसलिए इनको जन्मजात प्रारब्ध से ही ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान के दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली भाग्य से, भाषाएं सीखे। हाँ, अब इनका कर्म देखो तो कर्म के घर में शनि बैठा। शनि एक तरह का उदासीन ग्रह भी है और दुखदायक ग्रह है। दुखदायक ग्रह। शुरुआती दौर में इनको सफलता नहीं मिली हो। अरे शुरू में तो बड़े पापड़ बेले, है नहीं? जैसे 16 ही साल का हम बताए ना, 40वें साल से काम शुरू हुआ। तो ये शनि यहाँ पे दुखदायक है, इनके कर्म क्षेत्र को इसने बहुत प्रभावित किया, नीच का बैठा हुआ है। तो शुरुआती दौर में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने लेखन के क्षेत्र में, लेकिन अब लेखन इनको करना ही था। कारण ये है कि इनका दशमेश मंगल यहाँ नीच राशि से एक राशि आगे धन भाव में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें इस जन्म कुंडली में हमने बताया कि दो ही स्थितियां मजबूत है, एक ज्ञान और दूसरा ये चतुर्थे शुक्र यहाँ लग्न में सूर्य और बुध के साथ बैठा। तो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बनता है ना? तो चतुर्थेश और तृतीयेश का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर बुध लेखन का कारक होता है, कला और हाँ, कला का, साहित्य का। तो इसलिए ये, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में जो भी कोई इंसान जो भी करते हुए दिख रहा है वो वही करता ही, वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वो चाहता कि हम अपना परिवर्तन करते तो वो परिवर्तन नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब है आपके? हमारा कहने का मतलब ये है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो किए बिना कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। हर पल कर्म ही करता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कर्म की दिशा और दशा क्या होगी। हाँ, ये है। किस दिशा में कर्म किया जाएगा, कौन सी दशा होगी। तो जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या ज्योतिष का सहारा नहीं ले पाते हैं, उनकी दिशा भी तमाम दिशाओं में अपने दिमाग लगाते हैं, कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं बराबर, है ना? नौकरी व्यापार करते हैं, वो भी उसमें भी परिवर्तन करते रहते हैं, और दशा भी बिगड़ती बनती रहती है। ये भी होता रहता है। कोई काम चला, नहीं चला, नहीं चला, सही, इस तरह से होता है। तो कुछ चीजें हैं जो परमात्मा जी ने मनुष्य को दी हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज दी है कर्म करने का अधिकार, बिना इस बात को जाने कि इसका फल क्या होगा। बस यही आदमी करता ही है। आदमी मन में ये रखता है कि हमको सफलता मिलेगी, वो अब कर्म आज करता उम्मीद करके ही तो करता है। सही। तो उम्मीद पे अपना कर्म करता रहता है। फल उसका कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इस तरह की। और कुंडली खोलने पे ये तुरंत क्लियर, कुंडली से पता चल जाता है ना? हम तो हैरान हैं इस मतलब जो सिस्टम अपना बना हुआ है सामाजिक, कि इतना पावरफुल विज्ञान और इसको सर से नहीं लगाया जाता।
इसके तो हमारे हिसाब से हर स्कूल में बचपन नर्सरी से ही इसको पढ़ाया जाना चाहिए। भाई ये प्राचीन काल में, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, है ना? ज्योतिष, योग, ज्यादातर राजा वगैरह ध्यान, सब ये विद्या जानते थे। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शस्त्र कला सब सिखाया जाता था। अब इतना किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। नहीं तो फुर्सत का क्या मतलब है, जैसे अब जीवन जीना है, हाँ। तो आपके पास दो विकल्प है, अच्छा जीवन और बुरा जीवन। तो बुरा ही जीवन जिए चले जा रहे हैं और अच्छे जीवन के लिए प्रयास भी नहीं करे आदमी। वो दरअसल इस समय एक होड़ सी लगी हुई संसार में, क्या कि धन अर्जित करने। उनको, हर मनुष्य को लगता है कि हमारे पास जितना धन होगा उतने ही हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? कि धन से ही वो सारी चीजें खरीद सकते हैं संसार में, और उनको ये लगता है कि हम खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अभी उनको ये पता नहीं है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, है नहीं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, कभी उन्होंने उनके इंटरव्यू नहीं देखे होंगे। अगर उनके इंटरव्यू को ध्यान से देखो तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है कि ये आंतरिक रूप से दुखी हैं। और धन सुख नहीं लाता है। धन सुख नहीं लाता, धन अथाह है। ठीक है, फिर क्यों परिवारों में बड़े झगड़े होते हैं? हाँ, बिल्कुल बड़े लोगों, राजनीति में हो, उद्योग विभाग हो ना, उद्योगों में हो, कहीं किसी भी क्षेत्र में हो। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि पहले तो एक इंसान को ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए जीवन में कि धन सुख नहीं लाता है। नहीं लाता है ना? हाँ। ये चीज एक, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगी तब तक वो रास्ता नहीं बदलेगा। अच्छा, अब इसका लोग दूसरा अर्थ निकालते हैं। क्या? दरअसल आदमी तार्किक होता ना। हाँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हाँ। अरे बाबा, जीवन चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है? एक परिवार चलाने के लिए वो सही बात है, कितने धन की आवश्यकता है? एकदम करेक्ट बात। अब हम कहते हैं चलो हम अधिकतम लगा लेते हैं, है ना, 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए किसी को, चाहे जितनी हायर क्लास की। हाँ, ठीक बात, ठीक है। साल में 12 करोड़ हो, 12 करोड़ हो गया। पूरी 30 साल की उम्र से आदमी आता है किसी क्षेत्र में, 60 साल तक जोड़ लो, रिटायरमेंट तक 30 साल हुए, 12 3 36, कितना हो गया? 360 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक बात, एक फैमिली को एक्चुअल। करेक्ट। अच्छा, इसमें अगर 360 में 140 करोड़ बाबा और जोड़ दो फ्यूचर के लिए, सीधा 500 का वो कर दो, 500 करोड़ हो गया। ठीक है ना? लेकिन जब यहाँ पता चला ईडी की और सीबीआई का छापा कहीं पड़ता है देश में, तो हजारों, तो बाप रे, 500 करोड़ की तो गिनती ही क्या, हजारों करोड़ निकल। मशीनें, दर्जनों मशीनें लानी पड़ती हैं नोट गिनने के लिए। सही बात है। तो क्या है ये, मतलब हम तो आपके कहने का मतलब है कि इंसान बहुत ही जो बेसिक लेवल की कैलकुलेशन है जीवन की वही नहीं कर पाता। तो इसका मतलब है कि ये जो मैथमेटिक्स वगैरह बचपन में सब पढ़ी गई, ये सब बेकार। और हम बार बार कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस संसार में माइंड और मनी दोनों का मैनेजमेंट नहीं जानता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। बस। और मनी से भी पहले माइंड का मैनेज, माइंड तो वही, क्योंकि अगर माइंड मैनेज है तो मनी मैनेज हो जाएगी। मनी मैनेज हो जाएगी। नहीं तो माइंड और मनी दो के मैनेजमेंट जो जानता है, या वास्तव में संसार में वही सुखी है। करेक्ट बात है, ये तो सही, सीधा सा फार्मूला, इसमें कौन बड़ी 3-5 कुंडली खोलिए तो अच्छी चीजें क्लियर हो जाती है ना? हाँ, तो हमारे हिसाब से ये मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। ठीक है। नहीं, अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है।
उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।